बाकी की वीडियोस भी देखी होंगे, आई होप सो। तो अगर आपको वो अच्छी लगी तो आई होप सो कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो अपनी केमिस्ट्री है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये मतलब जिस ब्रांच के अंदर मैंने एमफिल किया हुआ है तो ये उसी ब्रांच से ही रिलेटेड है। रादर इट इज़ एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आयरन को यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। जैसे हेबर प्रोसेस का रिएक्शन अगर आप रिकॉल करते हो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होते हैं और इससे हमारे पास क्या बनता है, वी गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जिंक की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 एंड 3d10। अब कलर जो होती है वो किस वजह से, डी ट्रांजिशन, जब डी के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे डी ऑलरेडी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो इसका कलर भी नहीं होगा। सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इनके अंदर क्या होती है, दे हैव एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। रीज़न एक्सप्लेन कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट और दिस इज़ इमरान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इससे पहले की जो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे। नाउ दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर इसके अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एक को हम आउटर कहते हैं, जो कि आपको मैं लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। तो आज ये जो किप्स के नोट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट रादर यू कैन से, या प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसकी वीडियो नंबर 12 है और इसके अंदर हम इन सब MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ सॉल्व करूँगा मैं आपके लिए, बल्कि इसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होगी हर MCQ की, आपने मेरी बाकी की वीडियोस भी देखी होंगी, आई होप सो। तो अगर आपको वो अच्छी लगी तो आई होप सो कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो अपनी केमिस्ट्री है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये मतलब जिस ब्रांच के अंदर मैंने एमफिल किया हुआ है तो ये उसी ब्रांच से ही रिलेटेड है। रादर इट इज़ एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन एंड आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक्स। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग इनकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मेनली फोकस करेंगे, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक के मतलब ये इनके वेरिएबल वगैरह वैलेंसीज जो शो होती हैं तो उसकी रीजंस क्या होती हैं। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1, विच वन पोसेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मैंगनीज डाई पॉजिटिव आयन है, कॉपर पॉजिटिव 2 आयन है, आयरन पॉजिटिव 3 आयन है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस आयन के अंदर प्रेजेंट है। दीज ऑल आर आयंस, और आयंस दो टाइप के हैं। एक हमारे पास होता है केट आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है एन आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, अगर पॉजिटिव 2 है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। अगर पॉजिटिव 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लूज़ किए हुए हैं। अगर पॉजिटिव 3 है तो इसका मतलब आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हुए हैं। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी। सो मैं आपके लिए जो पहला एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल कर देता हूँ और बाकियों की फिर मैं आधी आधी करूँगा। अब पहले हमारे पास है मैंगनीज़ जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद आएगा 4s2 एंड 3d5। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर मैंगनीज़। सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक सेम होती है, लेकिन यहाँ से आगे क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो अगर मैं आयरन के लिखते हूँ तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे चलें फुल मैं कर देता हूँ, 1s2 ये 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। उसके बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट है इसके अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा गौर से देखनी है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इरेगुलरिटीज़ आती हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कॉपर। लेकिन अगर आप इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो फिर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको मिलेगा अंडा, ठीक है, यू विल गेट एग। उसकी वजह क्या है कि दिस इज़ रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
वजह क्या है कि वैलेंस के अंदर क्या है 4s2 एंड 3d9। अब इसमें अगर आप देखें तो रूल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के जो मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको बताए थे कि हमने क्या करना है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन ले जाना है 3d के अंदर। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास कन्फिगरेशन क्या रह जाएगी, वी विल गेट 4s1 एंड 3d10। अब हमें ये पता है कि s ऑर्बिटल जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और हमें ये भी पता है अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इफ एन ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड या इट इज़ हाफ फिल्ड, तो वो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दैट ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल और दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ मोर स्टेबल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ कि ये S है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 को हाफ करें तो 1, तो इसका मतलब है S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। D के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, तो यहाँ पे आप देखें अब यहाँ पे क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आया है कि हमने S से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर दिया है या ट्रांसफ़र कर दिया है D के अंदर। नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दिस इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, वी विल राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10। नाउ वी हैव टू मेक केटाइंस, ठीक है, जितने हमें गिवन है। मैंगनीज का हम लोगों ने बनाना है डाईपॉजिटिव 2 आयन। तो डाईपॉजिटिव 2 आयन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4s एंड 3d। अब 4s के अंदर एक ही होता है, मतलब ऑर्बिटल, फिर मज़ीद सब शेल्स नहीं होते। तो ये d के अंदर क्या होता है, d के अंदर 5 सब शेल्स होते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें पता है ना कि d जो है 3dxy भी होगा, 3dyz भी होगा, 3dzx भी होगा और 3dx² - y² भी होगा और 3dz² भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स देखें, हमारे पास 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 1 2 3 4 और ये फिर 5। नाउ दिस इज़ फॉर द मैंगनीज़। ये हम लोगों ने किसके लिए किया है, मैंगनीज़ के लिए किया है। अभी हम क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके लिए भी हो जाएगी। इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप हॉर्न्स रूल वगैरह जो हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वगैरह, सारा कुछ ध्यान में लेकर आएँ। ये 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब इसके लिए भी सेम यही चीज़ हो जाएगी। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 ये 4 और ये 5th। अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे लिखते हैं, 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास इसकी होगी कन्फिग्रेशन। अब हमें क्या मांगा हुआ है, हमें कहा है कि मैंगनीज डाईपॉजिटिव 2 आयन बनाएं। अब डाईपॉजिटिव 2 के लिए हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करते हैं, हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो चलिए जी, हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो 4s क्या रह जाएगा, 4s 0। इसी तरह आयरन पॉजिटिव 3 है, तो आयरन में से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वैलेंस के उड़ जाएंगे, 4s के अंदर रह जाएगा 0। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ठीक हो गया। उसके बाद कॉपर है, तो कॉपर के अंदर कितना चार्ज है, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं, इट हैव पॉजिटिव 2। इसका मतलब है कि इससे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमने रिमूव कर लिया, कहाँ से, 4s का एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन d में से कहीं से रिमूव कर दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये पेयर्ड रहेगा, ये पेयर्ड रहेगा, ये पेयर्ड रहेगा और ये पेयर्ड रहेगा। इसका मतलब है 2 4 6 8 9, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 9 रह जाएंगे, ठीक है, ये 9 है।
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हम लोगों को देखने हैं। तो अनपेयर्ड वो होते हैं जो कि 2 की फॉर्म में ना हो, ठीक है। दिस इज़ अ पेयर, दिस इज़ अ पेयर, दिस इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब मैंगनीज जब डाई पॉजिटिव 2 आयन बनेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर आयरन ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है पॉजिटिव 3, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें देखें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर डाई पॉजिटिव 2 आयन अगर हम बनाएंगे, एस के अंदर तो 0 हो गए, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो इसका मतलब है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आयरन के अंदर भी 5 हैं और यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। मैंगनीज़ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर कितने हैं 5। तो ए एंड सी दोनों के अंदर 5 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा करेक्ट। बोथ ए एंड सी दोनों के अंदर क्या है, 5 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ये वीडियो लेंथी होगी क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज़ इन बिटवीन। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास प्योर टेबल है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है आपके लिए, और इसमें से आप देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरी इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट सारा कुछ पढ़ाया हुआ है इसमें से। अच्छा, अब ये क्या है, दिस इज़ ग्रुप 2A, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, ग्रुप 1A यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 1A भी होता है, सॉरी वो मेरे ख्याल में कट हो गया यहाँ से। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 1A, जिनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, और वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप मिसिंग है, दैट इज़ ग्रुप 8A, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से बोरॉन से लेकर ये आयरन तक, फ्लोरीन तक, और फिर यहाँ पे जो होता है नियॉन, वो क्या होते हैं, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ से जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ तक, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस और पी के बीच में कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये भी क्या है, दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये क्या है, दीज आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम लोगों ने इसका जो राइट आंसर है वो बताना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स के बीच में, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। सो राइट ऑप्शन यही बनेगा, दे आर प्रेजेंट इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक हो गया। हेलोजेंस कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चाल्कोजेंस जो हैं ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास कार्बन की जो फैमिली है, ठीक है। ग्रुप 4A को हमको चाल्कोजेंस कहते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम इज़। अच्छा, याद रखें, एक तो मैंने यहाँ पे कॉपर की एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब जो 3D सीरीज़ हैं, जो मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए हैं ना, ये देखें आप यहाँ से, कौन सा हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने मैंगनीज़ के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने आयरन के बारे में पढ़ा, और कौन सा, कॉपर के बारे में। इन सब के लिए जो वैलेंस कन्फिग्रेशन थी वो क्या आ रही थी, 3D। ये देखें आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें 3D5, 3D6, 3D9। तो इसका मतलब है दीज ऑल बिलोंग्स टू 3D सीरीज़। ये कौन सी सीरीज़ है, दिस इज़ 3D सीरीज़। अब इसमें से 3D में से याद रखें, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। एक होता है क्रोमियम और दूसरा होता है कॉपर। कॉपर की एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल के साथ कर दिया, आई होप सो आपको अच्छी भी लगी होगी। अब हम पढ़ते हैं क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करते हो जनरली तो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3p कितना हो जाएगा, 4। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो सो दिस वुड बी रॉन्ग। उसकी वजह क्या है, यहाँ से भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाती है। ये जो 4s2 है,
3p4 है वैलेंस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4s1 और 3p5। तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सॉरी दिस इज़ नॉट पी, दिस इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 10। अब 2 को अगर आप हाफ करते हो तो इससे 1 आएगा, 10 को हाफ करो तो इससे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये देखें 4s1 3d5 कन्फिग्रेशन, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं दोबारा, 4s1 3d5, ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। और अभी आपको मैंने बताया कि जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो या कम्प्लीटली फील्ड हो तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन केस ऑफ क्रोमियम द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 4s1 एंड 3d5। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा बनेगा। सो 4s1 एंड 3d5, हिंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, दिस इज़ द करेक्ट वन। और ये आर्गॉन क्या है, आर्गॉन हमारे पास जो नोबल गैस है, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना ग्रुप 8 के अंदर एलिमेंट है, हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इन एलिमेंट्स के जो नोबल गैसेस हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लें, तब जाके वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अभी आपको मैंने दोनों कर दिए, क्रोमियम भी कर दिया, कॉपर भी कर दिया है। सो आई होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इनके अंदर क्या होती है, दे हैव एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, रीज़न एक्सप्लेन कर दी। क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। अब जनरल आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है कि 3D सीरीज़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कौन सी वाली है। अब इसको देखने के लिए हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ और कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। देखें टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, इसकी कन्फिग्रेशन हमने नहीं की तो हम इसको यूज़ करके प्रूफ करेंगे कि भाई कौन से वाला आंसर ठीक है, जैसे पहले हम लोगों ने किया। तो टाइटेनियम यहाँ पे हम लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा, 3d 2 हो जाएगा, 22 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस होता है, ये फिर इनर वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होती है कि यहाँ पे हम ये एस है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो अब इसके लिख लेते हैं ns 1 to 2। 1 to 2 का मतलब ये है कि एस के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या फिर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो क्रोमियम है उसके अंदर एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है आयरन के केस में 4s2 आ रहा है। तो इसका मतलब है 1 to 2 का मतलब या तो 3D सीरीज़ के लास्ट जो शेल होगा, लास्ट वन, 4th शेल, उसके अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होती है दैट इज़ n-1 d 1 to 10। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 to 10 आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है, दैट इज़ 4s। अब यहाँ पे n-1 है, n का मतलब वैलेंस शेल। अब वैलेंस में से 1 माइनस करो तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 और ये d 1 to 10। तो अब इन केस ऑफ टाइटेनियम क्या है, वैलेंस कन्फिग्रेशन इसकी क्या बनेगी, दैट वुड बी 4s कितना 2 और 3d कितनी बन रही है इसकी, 3d2 बन रही है। तो ये कन्फिग्रेशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। n-1 की आपको समझ आ गई है, जो सबसे लास्ट शेल होगा उसमें से आपने एक को माइनस कर देना है। ns कौन सा है, ns जो है ये वैलेंस है, वैलेंस शेल। अब वैलेंस के अंदर जो शेल है उसके लिए वैल्यू जो है आप कैसे निकालेंगे कि लास्ट जो है वैल्यू 4 में से 1 को माइनस कर दें 3 हो जाएगा। और डी के अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और एलिमेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिंक। जिंक के केस में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6
3s2, देन 3p6, 4s2 एंड 3d10। अब देखें इसके अंदर d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है और ये s2 है, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन किस तरह बन जाएगी, ns2 n-1 d10। तो n कौन सा है, दैट इज़ फोर्थ शेल, तो ये 4s2 हो जाएगा। अब n 4 है तो 4 में से 1 कर दे माइनस, ये हो जाएगा d की इक्वल 4 - 1 3d और ये 10। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब याद रखें कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टिपिकल है, कौन से नॉन टिपिकल है। तो याद रखें कि जो स्कैंडियम है, जो यूट्रियम है और जो लैंथेनम है, यहाँ पे हम इसको अलग कर लेते हैं, स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, दीज आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह कुछ हमारे पास बाकी के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास है जिंक, कैडमियम और मर्करी, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दीज आर आल्सो नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, मर्करी। सो दीज आर आल्सो नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वजह क्या है, वजह ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं उनके अंदर मेजर क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीशन होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीशन होता है, वो कंप्लीट नहीं होता। जिंक के केस में भी हम लोगों ने देखा कि डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। जिंक में क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। ये 10 जो है ये फुल नहीं होना चाहिए, ये 1 to 9 होना चाहिए, ठीक है। जो वैलेंस कन्फिग्रेशन है उसके अंदर जनरल कन्फिग्रेशन भी 1 to 9 हमें लिखना चाहिए, 1 to 10 नहीं लिखना चाहिए, हमें 1 to 9 लिखना चाहिए। कन्फिग्रेशन राइट जो बनेगी दैट इज़ ns2 n-1 d 1 up to 9। तो ये कन्फिग्रेशन करेक्ट होती है। उसके अंदर अगर आपके पास ये आती है पेपर के अंदर तो ये वाली करेक्ट होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन था नहीं, 10 है, हमने 10 को ओके कर दिया, अदरवाइज कन्फिग्रेशन 1 to 9 होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो 10 आ जाती है इन केस ऑफ जिंक तो ये क्या है, दिस इज़ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डी के अंदर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। इसी तरह स्कैंडियम अगर मैं आपको एक बता देता हूँ, स्कैंडियम के केस में क्या होता है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2 एंड 3d1। देखें अगर स्कैंडियम पॉजिटिव 3 बना लेता है, पॉजिटिव 3 का मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस का रिमूव कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आपने डी का रिमूव कर दिया, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, पीछे तो ये चला जाएगा जी, उसके अंदर 3p6 हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, ये पीछे चला जाएगा 3p6 वाले कन्फिग्रेशन के अंदर, तो ये p ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये कंपाउंड्स बनाएगा स्कैंडियम, अगर ये अपनी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वैलेंस के, तो इसका जो डी का करैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। और डी करैक्टर किन एलिमेंट्स का होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो इसलिए जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट है ग्रुप 3b के, और ग्रुप जो हमारे पास 2b है, ग्रुप 3b और ग्रुप 2b, दीज आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा जितने भी हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा है, स्कैंडियम नहीं है, यूट्रियम नहीं है, कैडमियम ये नहीं है, तो पीछे कौन सा रह गया, कोबाल्ट रह गया, ठीक है। कोबाल्ट जो है दिस इज़ अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ये देखें कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो दिस इज़ अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी जो है ये वो नहीं है, रीज़न जो है 1-2 की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज की आई होप सो इससे पहले हम लोगों ने कर लिया। मैंगनीज में क्या होता है, 4s2 और 3d5 होता है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है राइट ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा 4s2 बाद में आ जाए या पहले आ जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कंप्लीट डी सब शेल इन एटॉमिक एज वेल एज कैटायोनिक स्टेट।
अब डी जो ऑर्बिटॉल होता है वो किसका फील्ड होता है, अभी हम लोगों ने किया भी है इसको, दैट इज़ फॉर जिंक। ठीक है, बाकियों की हमने अच्छा स्कैंडियम भी कर दिया, टाइटेनियम भी कर दिया, मज़े की बात मैंगनीज़ भी कर दिया। अब एक चीज़ मैं आपको कर दूं वैलेंस कन्फिग्रेशन कि जिंक में आता है 4s2 एंड 3d10 वैलेंस में। अगर हम कंपाउंड इसके बनाते हैं तो जिंक क्या होगा, +2 के केस में आएगा। अब जब +2 के केस में आएगा इसका मतलब है हमने वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेने हैं, फिर भी 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि कैटायोनिक स्टेट, कैटायोनिक का मतलब जब जिंक डाई +2 आयन बनेगा। आप लोगों ने कंपाउंड इसके देखे होंगे, आपने जिंक डाइक्लोराइड देखा होगा, उसके अंदर जिंक के ऊपर क्या चार्ज है, +2। ठीक है, आपने जिंक ऑक्साइड देखा होगा, यहाँ पे +2 चार्ज है। इसका मतलब है जिंक जब कैटायन बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डाई +2 कैटायन बना सकता है, और उसके केस में भी डी ऑर्बिटॉल जो उसका होगा कम्प्लीटली फिल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ नोबल गैस एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो कौन सा एलिमेंट है जहाँ से अगर आप उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने उसकी रिमूव कर दिए, अब रिमूव करने के बाद अगर उसकी कन्फिग्रेशन जो है तो नोबल मेटल्स, नोबल गैसेस जो हैं वो अटेन कर ले, तो वो कौन से वाला होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, स्कैंडियम। स्कैंडियम के केस में क्या होता है, अभी कन्फिग्रेशन लिखी भी थी थोड़ी सी, उसमें वो पी ऑर्बिटॉल रह गया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब +3 की बात कर रहे हैं ना, +3 का मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये तो दोनों जो शेल ऑर्बिटॉल से ख़त्म हो गए, पीछे क्या रह जाएगा, 3s2, 3p6। अब आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है वो अगर आप लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ तरह होती है, एटॉमिक नंबर 18 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। इसकी कन्फिग्रेशन 3s2, 3p6, ये भी कन्फिग्रेशन 3s2, 3p6 रह जाएगी जब हम ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एट विच ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर अचीव्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक +2। जिंक +2 का मतलब क्या है, जिंक +2 का मतलब है कि इसकी कन्फिग्रेशन जिंक की क्या होती है, 4s2, 3d10। अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, जिंक +2 के केस में हो जाएगा 28। ठीक हो गया। कॉपर का जो अपना एलिमेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ 29 सॉरी। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 28। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। अगर कॉपर है 0 स्टेट में 29 इलेक्ट्रॉन है, अगर कॉपर +1 आ जाते हैं तो 28 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इसी तरह से जिंक के आप वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, पीछे रह जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो 28, इधर 28, कॉपर +1 के फॉर्म में 28। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दीज आर फ्रॉम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज एज अ कैटलिस्ट। जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, अब जिंक जो है आपको इस फॉर्म में नज़र नहीं आता, +1, +5, +6 एंड सो ऑन। उसकी वजह क्या है, वेरिएबल मतलब चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों नहीं शो करता, वो सिर्फ और सिर्फ जिंक +2 ही क्यों शो करता है। उसकी वजह क्या है कि डी ऑर्बिटॉल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और अगर डी ऑर्बिटॉल कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ बेचारा डाई +2 स्टेट शो करता है, इसके अलावा और कोई स्टेट वो शो कर ही नहीं सकता। हेंस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, इट्स डी सब शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉम्प्लेक्स शोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। अब इसमें से आपने कॉम्प्लेक्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो बताने हैं ट्रांजिशन मेटल में। आपने ये बताना है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर है। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, नोमेनक्लेचर आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकाल नहीं सकते। और अगर आपने वीडियो देखनी है
तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को सर्च करें। वहाँ पे मैंने डिटेल पे वीडियोस बनाई हैं इसी के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा की पूरा जिसका नोमेनक्लेचर है वो बहुत ईजी करके उसकी समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं कन्फिग्रेशन इसकी करना, और सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस तरह होगी, आयरन और 5 टाइम्स कार्बोनाइल लिगेंड इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको इक्वल कर देंगे 0 के। अब कार्बोनाइल लिगेंड को याद रखें कि इट इज़ ए न्यूट्रल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कार्बोनाइल इज इक्वल टू 0। अब कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसकी हम 0 लिख लेते हैं, 0। अब ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है यहाँ पे जो आयरन की स्टेट है दैट इज़ 0, और ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या है हमारे पास, जो लिगेंड आपने देखना है कि ये यहाँ पे कौन सा लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, और कॉम्प्लेक्स क्या है, K3FeCN6 हेक्सासाइनो आयरन और पोटाशियम। स्टेट यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पोटाशियम 3 है, 3 पोटाशियम, इसके ऊपर सबके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है। अगर आप 3 को पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव 3 होगा। अगर ये पॉजिटिव 3 होता है इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव 3 चार्ज है। अब यहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, आयरन प्लस 6 इंटू साइनो लिगेंड इज इक्वल टू नेगेटिव 3। अब यहाँ पे चार्ज क्या नेगेटिव 3 है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव 3 ही लगाएंगे। अब साइनाइड लिगेंड जो है दैट इज़ मोनोडेंडेट लिगेंड, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है, चार्ज इसके ऊपर -1 होता है, तो हो जाएगा +6 इंटू -1 इज इक्वल टू नेगेटिव 3 आयरन। ये +6 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज प्लस आंसर क्या होगा, -6 इज इक्वल टू नेगेटिव 3। अब ये -6 को उधर ले जाएं दूसरी साइड पे इक्वेशन के, तो -3 ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो आयरन हो जाएगा +3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन के ऊपर स्टेट है दैट इज़, अच्छा ये कर रहे थे, दैट इज़ +3। अब ये वाला कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा K2FeCN6। अब देखो यहाँ पे +1 चार्ज है तो ये +2 हो जाएगा, तो इसके ऊपर एज अ होल कौन सा चार्ज आना चाहिए, -2। तो -2 हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब साइनो जो है वो इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आयरन, साइनो 6 टाइम है तो 6 इंटू CN इज इक्वल टू -2, ये एज अ होल इधर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, आयरन प्लस 6 इंटू आयरन, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 है दैट इज इक्वल टू 2 आयरन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -2 आयरन इज इक्वल टू -2 -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, तो आयरन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +4। तो इस केस में आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +4। यहाँ पे अब जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज़ कोबाल्ट, कोबाल्ट का हम लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम ये जगह खाली कर लेते हैं, यहाँ पे देखें कर लेते हैं कोबाल्ट हेक्साएमाइन, सॉरी टेट्राएमाइन, और यहाँ पे क्या है इसके पास बायर सल्फेट आयन है। अब सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं सल्फेट ड्रॉ कर लूँ तो दिस इज सल्फेट आयन, इसके ऊपर चार्ज आप देख सकते हैं -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये -2 है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +2 होगा। अगर ये +2 है तो इसको हम लिखेंगे इस तरह कोबाल्ट, और एमोनिया जो है वो याद रखें कि दैट इज़ न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और एज अ होल इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोबाल्ट कोई चार्ज नहीं है, 4 × 0 इज इक्वल टू 2, कोबाल्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज +2। तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉपर है, सॉरी नॉट अ कोबाल्ट, दिस इज Cu, आई थॉट CO है। सो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2। अब मांग क्या रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन के ऊपर 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ यूजुअली। अब कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या वो फिक्स्ड होते हैं मतलब कांस्टेंट होते हैं, क्या वो चेंज होते हैं, क्या वो सिर्फ एक ही होता है, क्या वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ +1 भी शो करता है, +2, +3, +4, +5, +6 अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज़ शो कर सकता है। इसका मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि जो 4s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी इजीली लूज़ हो सकते हैं। इसी तरह 3d जो है उसकी भी एनर्जी कम होती है, तो वो भी अगर एलिमेंट जो है वो लूज़ करना चाहे कंपाउंड बनाने के लिए तो वो भी लूज़ कर सकता है, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट को यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। कैटलिस्ट कौन सा है, जो सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है और एंड पे रीजनरेट होती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो इनिशियली अपनी स्टेट चेंज कर देती है और एंड पे अपनी स्टेट दोबारा से रीजनरेट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन टेट्रा कार्बोनाइल निकल इज। अब टेट्रा कार्बोनाइल निकल में देखें, निकल जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल नहीं सॉरी जो कार्बोनाइल है, तो ये हो जाएगा निकल +4 इंटू कार्बोनाइल। इस अब देखें कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब ये भी 0 के इक्वल होता है, तो निकल इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 which says in complex compound the oxidation number is written in what। तो याद रखें कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो दैट आर रिटन इन रोमन नंबर्स। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच वी हैव पोटाशियम and within the coordination sphere we have iron having +3 charge along with 6 cyanoligand. Now what would be its name? Its name would be potassium hexacyanoferrate 3। ठीक है, और इसको आप बेशक ब्रैकेट्स के अंदर भी बंद कर दें। सो ये जो नंबर है दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज रोमन नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन दिस आयन। अब ये आयन है, इसमें मैंगनीज़ का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंगनीज़ +4 टाइम ऑक्सीजन एटम दैट इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि एज अ होल क्या हमारे पास इसके ऊपर चार्ज -2 है। तो अब देखें मैंगनीज़ और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ऑक्साइड आयन के ऊपर -2। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, क्लास 1st ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स। ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, और जब ये क्या करता है नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है तो इसके ऊपर चार्ज -2 होता है। जब पर ऑक्साइड बनाता है तो इसके ऊपर चार्ज +1 आ जाता है। सुपर ऑक्साइड के अंदर चार्ज 0.5 आ जाता है, -0.5 -1 होगा, ठीक है। एनीवेज ये इक्वल हो जाएगा -2 के। अब मैंगनीज़ +4 इंटू -2 से आंसर क्या आएगा, दैट वुड बी -8 इज इक्वल टू -2। तो -8 को उधर ले जाएं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा +6। हेंस मैंगनीज़ जो है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, दैट इज़ +6। क्वेश्चन नंबर 17, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज़ इज। अब मैंगनीज़ जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप 7th B से, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7th B, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया भी है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। अब जब ग्रुप 7th A से बिलोंग करता है, ठीक है, सॉरी P बिलोंग्स टू ग्रुप 7th A, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट शुड बी +7, दैट शुड बी +7। और मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर 25 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p5। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन s के रिमूव कर दें हम इसके, 5 यहाँ से p के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, और यार फिर मैं गलत हो जाऊँ इसके अंदर, दिस इज़ d ऑर्बिटल, ठीक है।
डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब 5 अगर हम डी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव कर दें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हो जाएंगे? 7। और मैंगनीज़ अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो मैंगनीज़ पॉजिटिव 7 में आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि ये जो है तो ग्रुप 7b के अंदर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 7 अगर हम इसके रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव 7। क्वेश्चन नंबर 18, विच टू पेयर शोज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयरन। अब ये थोड़ा फिर से लेंथी है, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो आपने निकालनी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट ऑप्शन, कि इसका स्टेट क्या है। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास आयरन सल्फेट है और फिर दूसरा जो पेयर है दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। तो इसी दोनों को हम कर लेते हैं। बाकी ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट्स गुड, ये हम कर चुके हैं और ये आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम डी को क्लैरिफाई कर लें, उसके बाद बाकी चले करा देता हूँ, लेकिन यह कि लेंथ बहुत लेंथी हो जाएगी। आयरन टू सल्फेट, अब देखें सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। सल्फेट, इससे पहले आपको मैंने बताया कि सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। तो इसका मतलब है सल्फेट के ऊपर चार्ज यहाँ पे -2 है, लेकिन सल्फेट कितने टाइम्स है? सल्फेट्स 3 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 से कितना चार्ज आएगा? दैट इज़ पॉजिटिव 6। अगर ये नेगेटिव 6 आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव 6 है तो आयरन के ऊपर भी कितना होना चाहिए? पॉजिटिव 6। अगर मैं आयरन के ऊपर पॉजिटिव 3 लगा दूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 2 से क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव 6। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -2 से क्या आएगा? नेगेटिव 6। तो रिजल्ट 0। इसका मतलब है आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? पॉजिटिव 3। दूसरे कौन से वाला है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो Fe2O3 ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 के साथ तो इससे आ जाएगा -6। और आयरन के ऊपर चार्ज हम लोग ने +6 लेकर आना है, तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव 2 के साथ तो इससे पॉजिटिव 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आयरन के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज, यहाँ पे भी आयरन के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। जो आयरन सल्फेट है, सल्फेट में अगेन -2 चार्ज। अगर यहाँ पे -2 चार्ज है तो इसको बैलेंस के लिए पॉजिटिव 2 चार्ज रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? पॉजिटिव 2। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से जो क्लोरीन है इट बिलोंग टू ग्रुप 7A। इसका मतलब है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इससे चार्ज कितना होगा? -3। और -3 को बैलेंस करने के लिए आयरन के ऊपर मुझे कितना चार्ज लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव 3। तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 3 है, तो इसका मतलब है ये अगर पॉजिटिव 2 है पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, मतलब राइट ऑप्शन नहीं बन सकता। ये आयरन ऑक्साइड का क्या होगा? आयरन ऑक्साइड का मतलब है ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना है? -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ये मेरे ख्याल से इससे पहले हम लोगों ने किया है या शायद नहीं किया, Fe2O3। तो ये चार्ज हम इस तरह निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय आयरन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। एज अ होल न्यूट्रल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आयरन प्लस 3, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है ना, दैट इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय आयरन प्लस अच्छा यहाँ पे 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो -2 के साथ तो इससे कितना चार्ज आएगा? दैट वुड बी -6 एंड इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, 2 आयरन इज इक्वल टू -6 उधर जाके क्या बन जाएगा? +6। ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आयरन इज इक्वल टू +6 डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के केस में चार्ज कितना होगा? दैट शुड बी पॉजिटिव 3। फिर भी क्या है, इसके ऊपर इम्बैलेंस आ रहा है, इक्वल नहीं है। और ये दोनों ऑलरेडी मैं आपके लिए कर चुका हूँ इसी प्रीवियस एग्जांपल्स में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ओनली पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जिंक है, ये इससे पहले हो चुका है, तो दोबारा मेरे ख्याल में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन हैव पॉसिबली पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है इसमें से ऐसी कौन सी कन्फिग्रेशन है जिसकी वजह से पॉजिटिव 7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है, तो ये 3d5 और 4s2, 5 + 2 7, तो ये राइट ऑप्शन है। यहाँ पे 5 + 1 6, तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 बन सकता है, पॉजिटिव 7 की पॉसिबिलिटी नहीं है।
यहाँ पे 6 + 2 +8 बन सकता है, +7 नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा 10 + 2 12। अगर ये दोनों लूज़ करेंगे, ये दो हो ही नहीं सकते। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ +2 की जिंक के केस में जिस तरह हम लोग करते हैं ना। सो एक जो ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 3d5 4s2, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, तो उसी की कन्फिग्रेशन है। और अभी आपको मैंने बताया कि मैंगनीज +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 21, द कैटालिटिक एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्स फ्रॉम। अभी जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं डी ब्लॉक के या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, उसी की वजह से इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। हेंस ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ट्रांजिशन मेटल सर्व एज ए कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अगर आपने अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करनी है तो उसके लिए आप कौन सा कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करते हो। तो जब हम लोअर अल्केन्स की बात करते हैं, जब उनकी सिंथेसिस करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ कैटलिस्ट एंड दैट कैटलिस्ट इज़ विच वन, दैट इज़ कॉपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, ठीक है, दिस इज़ मीथेन, इसकी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करनी है, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड कैटलिस्ट कॉपर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of 200 atm pressure, it will oxidize to give methanol। ठीक है, अल्केन को आपने कन्वर्ट कर दिया किधर, अल्कोहल्स में, मेथनॉल के अंदर, और ये होता किसकी प्रेजेंस में है, कॉपर की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछ रहा है, कैटलिस्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोनिया, हैबर प्रोसेस रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस के अंदर आप क्या ऐड करते हो, हैबर प्रोसेस में आप जो है तो आयरन को यूज़ करते हो। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। जैसे हैबर प्रोसेस का रिएक्शन अगर आप रिकॉल करते हो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होते हैं और इससे हमारे पास क्या बनता है, वी गेट 2 मोल्स ऑफ इमोनिया। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो होता है 450। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो एरो के ऊपर जो चीज़ें आएंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, आयरन ऐड कर देते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, साथ में क्रोमियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट। अब टाइटेनियम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है दैट इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमर है और एक दूसरा पॉलीमर है जिसका मुझे नाम भूल गया। तो दो टाइप के पॉलीमर्स आप लोगों ने पढ़े हुए, जैसे नायलॉन 6 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ईथीन की जब हम करते हैं पॉलीमराइजेशन, तो एक जो मुझे याद आ रहा है ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास n मोल्स इथाइलिन है, इथाइलिन का फार्मूला होता है CH2CH2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं और जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं सो व्हाट वी विल गेट अ पॉलीमर CH2 और CH2 होल N। नाउ दिस इज़ अ पॉलीमर, ठीक है। जनरल मैंने इसकी स्टेट जो है वो लिख दी है और ये हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ पॉलीइथीन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक। दिस इज़ ईथीन, या इसको आप इथाइलिन भी कहते हो। और जब ये बहुत सारे मोनोमर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज मोनोमर। जब मोनोमर कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है, पॉलीमर। जैसे ईंट है, एक ईंट जो है ब्रिक, वो अगर बहुत सारी ईंटें होंगी तो उससे क्या बनेगी, दीवार बन जाएगी। अब दीवार क्या है, दीवार इज़ अ पॉलीमर, लेकिन ब्रिक्स जो हैं दीज आर द मोनोमर्स। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, C2H5 होल Al प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे दैट इज़ टेट्राइथाइल लेड। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास, करेक्ट होगा। और इसके में हम ऐड क्या करते हैं, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, तकरीबन 0.1%। और उसके बाद टेम्परेचर जो होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम ये रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं, तो हमारे पास प्लास्टिक की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बता दूँ कि ये जो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज ज़िगलर नाता कैटलिस्ट। ये हमारे पास क्या है, ज़िगलर नाता कैटलिस्ट भी हम इसको बोलते हैं। सॉरी, हमसे पूछा गया कि टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम जो है, या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर प्लास्टिक, नॉट फॉर टेट्राइथाइल लेड। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखें टेट्राक्लोरो टाइटेनियम जो है वो किसके अंदर ऐड किया हुआ है, इस रिएक्शन के अंदर, ताकि हमारे पास इसे क्या बने, प्लास्टिक बने। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था। एनीवेज, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसके अंदर क्या हम लोगों ने ऐड किया, ये कैटलिस्ट, और उससे हमारे पास प्लास्टिक की सिंथेसिस हो गई। ठीक हो गया। सो सॉरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। अब इसको करने के लिए हमें जो है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी। अब ये फिर से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो एनीवेज अब अगर वीडियो स्टार्ट कर ही लिए तो हम इसको करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ सिल्वर सल्फेट, फिर हमारे पास है जिंक क्लोराइड, देन वी हैव व्हाट, मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास है कॉपर फ्लोराइड। सो याद रखें कि जिस तरह जो आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन कराई थी कॉपर की, कि इसकी जो इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होती है, एबनॉर्मल होती है, इसी तरह सिल्वर भी इसी के नीचे है, तो इसकी भी एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो दैट वुड बी लाइक दिस, कि हमारे पास सबसे पहले आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2, उसके बाद 4s2, और उसके बाद हमारे पास आता है 3d10, फिर हमारे पास आएगा 4p6, फिर हमारे पास आएगा 5s2, फिर हमारे पास आएगा 4d9। तो वैलेंस कन्फिग्रेशन ये होगी। अब यहाँ पे देखिए ये 4d इस कैंड पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर जो है वो कौन सी सीरीज़ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू 4d सीरीज़। ये जो एलिमेंट थे इनमें सब कैंड पे 3d आ रहा था, तो ये 3d सीरीज़ है, इनमें 4d सीरीज़ आती है, और ये क्या है, दिस इज़ 5d सीरीज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, दैट वुड बी 5s1 और 4d10, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड। सो दिस इज़ द राइट कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आप साथ में ये लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, जो सल्फेट आयन आपको मैंने बताया कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, और सिल्वर के ऊपर यहाँ पे 2 सिल्वर हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे +1 लगा देता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 से क्या आंसर आएगा, +2। यहाँ पे -2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हमें पता है कि सिल्वर के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, +1 चार्ज। अब +1 चार्ज कब आएगा, जब ये 4s का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, जब इसकी कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी 5s0 एंड 3d10। अब देखिए यहाँ पे 3d10, डी का मतलब है कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर शो नहीं करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। इसी तरह जिंक की कन्फिग्रेशन हम लोग 3-4 दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं इसकी वैलेंस कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ, 4s2 एंड 3d10। अब यहाँ पे क्लोराइड जो है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, ये -1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 2 क्लोरीन एटम हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 से -1 से क्या आंसर आएगा, -2। और इसका अगर -2 है तो इसका मतलब है जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, और +2 चार्ज तब आएगा जब वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन इस वक्त है 4s0 एंड 3d10। यहाँ पे भी डी कम्प्लीटली फिल्ड है, सो ये भी कलर जो है शो नहीं करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देन वी हैव मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब मैग्नीशियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है सिरे से, लेकिन चले मेटल है तो हम इसको देख लेते हैं। फ्लोरीन ग्रुप 7 A से बिलोंग करते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे -2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 से, और अगर यहाँ पे -2 है तो हम चाहिए होगा +2, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 होता है।
और अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन करना चाहें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। आपने वैलेंस के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है, तो इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी कलर शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर के ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक हो गया, और सॉरी फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -1 के साथ तो इसके ऊपर -2 आएगा, और अगर ये -2 है तो यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है, +2 है। और अगर आप कॉपर की कन्फिग्रेशन देखते हैं तो वो भी इस तरह ही होती है, एग्जैक्टली यही होती है, लेकिन वो उसमें क्या होता है कि 4s1 और 3d10 होती है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4s1, इसके बाद ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये इसको आप लेट से कर देते हैं 3dxy, 3dy z, 3dzx, 3dx² -y², 3dz²। अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने प्लेसमेंट करनी है, तो आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, फिर अपोजिट 6 7 8 9 10। ये हमारे पास कन्फिग्रेशन किस चीज़ की है, दिस इज़ फॉर कॉपर हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आप कॉपर को चेंज कर देते हो कॉपर +2 में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये उड़ जाएगा यहाँ से और एक यहाँ से उड़ जाएगा, तो ये कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 4s0, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 1, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड और ये पेयर्ड। तो इसका मतलब है ये सारे पेयर्ड है, लेकिन ये एक क्या है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है दिस इलेक्ट्रॉन विच इज़ अनपेयर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू शो कलर। इसका मतलब है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कॉपर फ्लोराइड, इट विल शो कलर। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। अब ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल जो हैं दे हैव ट्रांजिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास करेक्ट है कि डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर लो एनर्जी पे होते हैं तो वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक हमारे पास ये है डी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे आपको मैंने बता दिया, ये हमारे पास इस वक्त लो एनर्जी के ऊपर पड़े हुए हैं, dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz²। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं किसके अंदर, इस तरह dxy, dyz, dzx, और ये जो दो होते हैं हाई एनर्जी पे चले जाते हैं dx² -y² और dz²। तो अब ये इनके बीच में क्या होती है, ट्रांजिशन हो रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज डी ट्रांजिशन, जो कि मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ, और यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि कलरलेस कंपाउंड बनाता है, मतलब जिसके कोई भी कलर नहीं होते। तो याद रखें कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, इट हैज़ जिंक। जिंक की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 एंड 3d10। अब कलर जो होती है वो किस वजह से, डी ट्रांजिशन, जब डी के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे डी ऑलरेडी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो इसका कलर भी नहीं होगा। सो दिस विल फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। बाकी जो हैं इनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, hence it will form hence they will give color। क्वेश्चन नंबर 28, स्कैंडियम +3 कहता है स्कैंडियम है, आपने उसके 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, किधर चला जाएगा, +3 के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। हैज़ 3d0 कन्फिग्रेशन, इट कलर विल बी। अब स्कैंडियम के केस में अगर आप देखें तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है, इसकी डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स है। वजह क्या है कि इसकी वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या होती है, दैट इज़ 4s1 और 3d, 4s2 एंड 3d1। आपने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो d 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, 2s से और एक d से, तो इसके d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 3d0 रह जाएगा।
कहता है अब डी के अंदर इसके 0 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका कलर क्या होगा। जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो फिर इसका कलर क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, कलर के लिए इसके डी के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिस तरह भी आपको मैंने कॉपर का बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डी ट्रांजिशन ऑफ, ये हमारे पास है वाटर, ठीक है, और इसको टाइटेनियम के साथ बाउंड किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ लिगेंड और दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, इसके ऊपर चार्ज भी कितने हैं, +3 है। तो अब अगर इसमें आप देखें तो टाइटेनियम की कन्फिग्रेशन आप लोग कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो टाइटेनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ 6 भी आएगा क्योंकि वाटर जो है वो 6 टाइम इसके साथ बॉन्डेड होते हैं, तो यहाँ पे ये 6 जो है मिसिंग है, ये 6 आ जाएगा। अब इसको यूज़ करके हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइटेनियम 6 टाइम वाटर एज अ लिगेंड और इसके ऊपर होल चार्ज जो है दैट इज़ +3। अब सबसे पहले स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखेंगे टाइटेनियम +6 मल्टीप्लाई बाय वाटर, क्योंकि वाटर 6 टाइम है, दैट इज़ इक्वल टू एज अ होल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3। अब याद रखें वाटर इज़ ए न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0, दैट इज़ इक्वल टू +3। ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3 इसके केस में। अब टाइटेनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब टाइटेनियम से आपने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव करने हैं। 3d2 हो जाएगा, 22 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव करने हैं। तो बैलेंस कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी, 4s और फिर ये 3d। तो 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ये 1 और ये 2, 1 2 3 4, एक और भी आएगा ना, 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब +3 के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स आपने निकालने हैं तो ये तो वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और एक डी का इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा। पीछे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। टाइटेनियम के केस में +3 के केस में इट हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये इसकी वजह से क्या करेगा, इट विल शो कलर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ करेक्ट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 30, टाइटेनियम +3 आयन शोज मिनिमम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस एट डैश p डैश वेवलेंथ। अच्छा, अब ये इसकी समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास टाइटेनियम +3 स्टेट में है तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन कौन से कलर के ऊपर शो करेगा। सो याद रखें कि इट विल शो मिनिमम एब्जॉर्प्शन एट रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। उसमें सबसे पहले लैम्डा है, वेवलेंथ है, उसके बाद म्यू है जो फ्रीक्वेंसी है, फिर वेव नंबर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कहता है रेड और ब्लू वेवलेंथ की लाइट जो है इसके ऊपर ही क्या करेगा, मिनिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो शो करेगा। अगर एब्जॉर्प्शन मिनिमम है तो ट्रांसमिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होती है, किसी चीज़ को कोई चीज़ जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। अगर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ट्रांसमिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक रट्टे वाला सवाल है, ये आप लोगों ने याद करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। अब टाइटेनियम जो है +3 के केस में अभी जो हम लोगों ने किया ये वाला, ठीक है, टाइटेनियम है, इसके साथ 6 वाटर लिगेंड्स अटैच्ड हैं, इसके ऊपर एज अ होल +3 चार्ज है। तो इसका मतलब टाइटेनियम +3 स्टेट में है। इसमें क्या होता है कि येलो लाइट जो है वह एब्जॉर्ब होती है और रेड एंड ब्लू लाइट्स जो होती हैं उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से जो हमारे पास टाइटेनियम क्लोराइड का अपना कलर होता है दैट इज़ वॉयलेट इन कलर। ठीक है, नज़र किस तरह आता है, दैट इज़ VIOLAT, वॉयलेट इन कलर। क्वेश्चन नंबर 31, डी ट्रांजिशन कैन नॉट बी शोन बाय। अब इसमें से आपने बताना है कि डी ट्रांजिशन कौन से शो नहीं कर सकते। कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में कन्फिग्रेशन होती है 4s2
3d10। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो +2 आ जाएगा। डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये कलर शो नहीं कर सकता। कॉपर +1 का मतलब ये है कि 4s1 और 3d10 आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा तो ये भी कलर शो नहीं कर सकता। स्कैंडियम तो वैसे भी अभी से पहले जो आपको मैंने करा दिया है, ये जो कलरलेस वाला था यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो ऑल ऑफ दीज विल नॉट शो कलर। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सो इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 32, the algebraic sum of the charges present on the central atom ion and the total charge on the ligand is called। अभी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, बुक की स्टेटमेंट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉम्प्लेक्स जिसमें आयरन है, इट इज़ बॉन्डेड विद साइनाइड लिगेंड विच इज़ प्रेजेंट 4 टाइम्स, इसके ऊपर चार्ज -4 है। अब ये जो -4 है ये एक्चुअली कहाँ से आता है? ये हमारे पास आता है इनके अलजेब्रिक सम से। किस तरह? देखिए हमारे पास होता है आयरन और फिर CN6, मतलब 6 को आपने साइनाइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह कर लेते हैं, आयरन + 6 मल्टीप्लाई बाय साइनाइड लिगेंड इज इक्वल टू -4। ठीक है, अभी -4 कहाँ से आया एक्चुअली, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आयरन साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, याद रखना है। साइनाइड जो है इट इज़ मोनोडेंडेट लिगेंड, उसके ऊपर चार्ज -1 होता है, दैट इज इक्वल टू -4। तो आयरन प्लस 6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ तो इससे क्या आंसर आएगा? -6 इज इक्वल टू -4। तो आयरन इज़ इक्वल टू -4, ये -6 उधर जाके +6 बन जाएगा। तो आयरन के ऊपर चार्ज जो आ गया हमारे पास वो कितना होगा? +2। आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? +2। साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है? -6। -6 इस तरह है कि हर साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो 6 साइनाइड है तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 से हमारे पास क्या आंसर आएगा? -6 आएगा। तो -6 और आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? +2। तो अब आप इसमें से खुद कर सकते हैं -6 +2 से क्या आंसर आता है? दैट इज़ -4। तो ये -4 इसलिए हमारे पास इसके ऊपर चार्ज होता है। तो अब ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम आयन एंड द टोटल चार्जेस ऑन द लिगेंड। सेंट्रल एटम कौन सा है? आयरन है। टोटल लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे? चार्ज की लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है वो बता दिया। इन सब का आप सम कर लें, ठीक है। तो ये क्या आएगा इससे? -4, और वो -4 क्या होगा? दैट इज़ द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाइल असाइनिंग द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर इज़। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेम देने हैं तो उसका करेक्ट ऑर्डर आपने बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना भी दे सकूँ तो आपको मैंने पहले बताया कि आप इसके लिए मेरी जो वीडियो है वो आप लाजमी देख लीजिएगा, सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा। आई होप सो आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अबाउट। अब यहाँ पे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम देते हैं तो सबसे पहले केटाइन को देते हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है इसके अंदर लिगेंड्स होते हैं, और उसके बाद हम एनाइन को प्रेफरेंस देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? दैट इज़ करेक्ट। लाइक अगर हमारे पास है K3 और यहाँ पे हम लिख लें FeCN6। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है केटाइन है, ठीक है, तो इसको नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज़ें इसको सेकंड क्यूब पर रखेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास ये इस तरह है, मैं वैसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइटेनियम H2O3 और इसके बाहर सल्फेट है, ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जिस्ट शायद ये ना करता हूँ, मैं जनरल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्या है? दिस इज़ A9, तो हम टॉप पे किसको रखेंगे? इसको, उसके बाद फिर A9 को। तो ऑर्डर देखें, फर्स्ट पे केटाइन, सेकंड पे फिर क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ें हैं, और थर्ड के ऊपर A9। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू। अब कॉम्प्लेक्सेस क्यों शो कर सकते हैं, उसकी बेसिक रीज़न हम लोगों ने बतानी है। उसकी वजह जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे तो लिगेंड्स के पास क्या होते हैं? लिगेंड्स के पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उस वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर वो
डोनेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये किसी भी एटम का एक डी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ से एक लाइक वाटर आता है। अब वाटर क्या है, वाटर इज़ अ लिगेंड, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इधर डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करने के बाद क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर इन ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल ना एग्जिस्ट करता तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना बनाते, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ना बनाते। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अच्छा, अब ऐसा अगर कोई एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, तब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन K4FeCN होल 6 हेक्सासियानो आयरन पोटाशियम, या पोटाशियम पॉजिटिव है ना, तो पहले पोटाशियम आएगा, पोटाशियम हेक्सासियानो फेरिएट, और इसके ऊपर चार्ज फिर आप निकाल लीजिएगा, इज़ डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट देन इट वुड प्रोड्यूसेस। कहता है अगर आप इसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो इससे आपके पास किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी, तो इट विल प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आयन एंड सिंपल आयन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये K4 है, Fe है, 6 टाइम्स के साथ साइनो लिगेंड अटैच्ड हैं। इसकी जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो डिज़ोल्व करते हैं तो इससे क्या बनेगा, ये कितने टाइम्स है, पोटाशियम 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम सिंपल पोटाशियम आयन की प्रोडक्शन होगी, और साथ में जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसमें क्या होगा, CN होल 6, इसके ऊपर 4, ये पॉजिटिव 4 है तो ये नेगेटिव 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ सिंपल आयन, या सिंपल आप इसको केट आयन कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन कौन से वाला क्यों ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन भी बना, साथ में सिंपल आयन भी पोटाशियम की फॉर्म में बन गया। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द लिगेंड्स बाइंड विद सेंट्रल मेटल आयन इज एटम बाय। अब जब कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि लिगेंड जो है वो डी ऑर्बिटल के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो बेसिक रीज़न होती है दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल एम्प्टी है, तो अपना जो लॉन पेयर है वो अगर पूरा की पूरा एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप लोग क्लास 9th में, क्लास 1st ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा गेन करता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सी शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल बन जाता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में याद रखें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है एग्जिस्ट करता है बिटवीन लिगेंड एंड जो डी ऑर्बिटल होता है ट्रांजिशन मेटल का। क्वेश्चन नंबर 37, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। अब इसमें से आपने बताना है कि सबसे जो ज़्यादा स्टेबल है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि लिगेंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन लिगेंड। जितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना हमारे पास पॉलीडेंडेट लिगेंड होगा, एक होता है मोनोडेंडेट लिगेंड, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई, एक होता है टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंडेट लिगेंड तक आप ही बुक्स के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई लिगेंड है जो कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एट अ टाइम डोनेट कर सकता है, तो दैट इज़ नॉन एज पॉलीडेंडेट लिगेंड। अब वाटर जो है, वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर ये न्यूट्रल होता है। ये जो क्लोरीन है इट इज़ मोनोडेंडेट लिगेंड, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब ये जो है जिसको हम कहते हैं ऑक्सलेट आयन, ये होता है ऑक्सलेट आयन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम इसको ऑक्सलेटो कहते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दैट इज़ नॉन एज ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो जो है दैट इज़ बाइडेंडेट लिगेंड, और बाय एक से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज पॉलीडेंडेट। तो इसका मतलब ये पॉलीडेंडेट है, और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मेटल है इसको अपने अंदर बंद कर देता है। इसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल, ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, अगर मैं कुछ ज़्यादा गलत ना हूँ तो ये कार्बन कार्बन, और यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हैं C2 और O4 हैविंग -2 चार्ज।
तो ये 1 2 2 कार्बन, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन, इसमें से इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब कितने नेगेटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं? 2। तो इसका मतलब है दैट इज़ बाइडेंडेट, और बाइडेंडेट को पॉलीडेंडेट के अंदर भी कैटेगराइज करते हैं। ये क्या करता है, इसके साथ प्लेटिनियम है ना, तो Pt के साथ ये यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लेता है, और इससे देखिए आप क्या बन रही है, एक रिंग टाइप बन रही है। और रिंग टाइप जो बनती है इसको हम केमिस्ट्री में एक और नाम देते हैं, दे आर नोन एज कीलीड्स या चेलीड्स बोलते हैं इसको। और ये जो हैं दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पॉलीडेंडेट लिगेंड हमारे पास अटैच्ड है, और ये इसको रिंग की फॉर्म में बंद कर लेता है, पक्का पकड़ लेता है, इसको जाने नहीं देता, हिलने नहीं देता, हिंस दे आर मोर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आपसे नेचर पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेचर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एनायॉनिक इन नेचर, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल आर पॉसिबल। अब जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है K4FeCN6। अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव 1 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव 4 बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 है। तो ये एज अ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव 1 है, तो इसका मतलब है कि एनायॉनिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा, प्रूव कर लिया। उसके बाद अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस तरह कॉपर जिसके साथ इमोनिया लिगेंड है, इसके बाहर हम सल्फेट आयन लगा देते हैं। अब सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना है? -2। अगर सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज -2 है तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए? +2। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, तो स्फीयर को +2 के साथ बाउंड कर दिया, +2 इज़ अ केटायनिक, सो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। इसी तरह जी हमारे पास अगर आयरन है, आयरन को अगर हम कार्बोनाइल लिगेंड के साथ अटैच कर दें 5 टाइम, अब कार्बोनाइल लिगेंड जो है इट इज़ अ न्यूट्रल, ठीक है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, 0 स्टेट है। तो अगर ये 0 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आयरन के ऊपर स्टेट क्या होगी? 0। 0 का मतलब न्यूट्रल, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया, हेंस ऑल आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 39, द ज्योमेट्री ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनाइल आयरन इज़। अब पेंटाकार्बोनाइल आयरन जो है इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी होनी चाहिए? अब इसमें से आप देखें कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 5 है। कितने कार्बोनाइल लिगेंड है? 5 लिगेंड है। अगर ये 5 टाइम्स कार्बोनाइल लिगेंड है तो 5 मल्टीप्लाई बाय कार्बोनाइल, तो इसका मतलब है 5 लिगेंड्स अटैच्ड हैं इसके साथ। अगर 5 लिगेंड्स अटैच्ड हैं तो लिगेंड्स क्या डिटरमाइन करते हैं? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। अगर इसमें 5 वो हैं लिगेंड्स हैं तो इसका मतलब है इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी दैट वुड बी ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ दिस इज़ द ज्योमेट्री, ठीक है, ये हमारे पास ये इस तरह हम इसको ये दिस इज़ द बाईपैरामिडल ज्योमेट्री ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन लाइट इज एक्सपोज टू ट्रांजिशन एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल इज। अब कहते हैं कि आपके पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, आपने उसको ये ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके ऊपर आपने लाइट जो है वो बम्बार्ड कर दी, ठीक है, लाइट में आपने उसको एक्सपोज कर दिया। अब उस वजह से कहता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो डिफरेंट कलर शो कर रहा होता है। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं, तो वो कलर किस वजह से शो करता है? स्टार्ट से एक ही हम बात कर रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। अभी जो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दी है कि कुछ हाई पे चले जाते हैं, कुछ लो एनर्जी पे होते हैं। अब जो है ना, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो जो लो एनर्जी वाले होते हैं वो इधर आ जाते हैं, हाई एनर्जी वाले ऊपर चले जाते हैं। अब जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो कलर शो कर देते हैं जब डी एक्साइटेशन करते हैं, तो इसका मतलब है डी ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है करेक्ट है, डी ट्रांजिशन इसके अंदर पॉसिबल होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमारे पास एक अगेन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें पोटाशियम है टेट्रासायानो क्यूप्रेट, विच वन इज़ करेक्ट? अब पोटाशियम टेट्रासायानो क्यूप्रेट लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, लिगेंड नेगेटिव, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कॉपर के साथ 4 सायानो लिगेंड अटैच्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन एनायोनिक स्फीयर,
जो सेंट्रल एटम है क्या वो एनायोनिक स्फीयर में, एनायोनिक का मतलब है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। यस, अगर देखें पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय +1 से +2 आएगा। अगर ये +2 है तो इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एज अ होल चार्ज क्या है, दैट इज़ -2। और ये पोटेशियम टेट्रासायनिक्यूप्रेट, क्या ये इसका नाम है या नहीं है, इसके साथ इन्होंने वो मेंशन नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉपर की मेंशन नहीं की। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे पास है K2CuCN4, और ये अगर +1 है तो ये हो जाएगा -2, तो हो जाएगा कॉपर प्लस 4 × साइनाइड लिगेंड इज इक्वल टू -2। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कॉपर, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू -2, कॉपर -4 इज इक्वल टू -2। अब कॉपर इज इक्वल टू -4 उधर जाके क्या बन जाएगा, +4, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉपर +2। तो कॉपर के ऊपर चार्ज +2 है, नॉट नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूपरेट 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द स्पीशी विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज। अब ये तो आसान सी बात है कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, दे हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये क्या कर रहे होते हैं, डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। स्पीशी विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। अब वो स्पीशीज़ जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं दे आर नोन एज बाइडेंडेट लिगेंड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है NH2CH2 और NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ये लॉन पेयर, तो एट अ टाइम ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह अभी जो आपको मैंने ऑक्जेलेट आयन बता दिया, ऑक्जेलेट आयन में भी क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑक्जेलेट आयन में भी क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंडेट लिगेंड। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बाइडेंडेट लिगेंड, सॉरी। अच्छा, मोनो में क्या होता है, कि जब आपके पास Cl नेगेटिव है, I नेगेटिव है, F नेगेटिव है, दीज आर नोन एज मोनोडेंडेट लिगेंड। पॉलीडेंडेट तो वैसे भी एक से ज़्यादा जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने 2 मेंशन किया तो 2 के लिए बाइडेंडेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ अ रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। अभी इससे पहले जो ऑक्जेलेट आयन में प्लैटिनियम को मैंने बंद किया इस तरह, तो ये जो बंद होना है इसको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज चिलीट, और ये जो लिगेंड होता है इनको हम चिलीटिंग एजेंट भी कहते हैं, चिलीटिंग एजेंट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। Now we have question number 45, the IUPAC name of this coordination compound is। अब इस coordination compound का IUPAC name find out करना है, तो उसके लिए हमें सारे रूल्स जो अप्लाई करने होते हैं इसके ऊपर। हमारे पास है सोडियम, ठीक है, और ये कोबाल्ट है, और NO2 नाइट्रो ग्रुप है, और 6 टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोग इसमें और इसमें फ़र्क नहीं करते। ये जब O कैपिटल हो तो दिस इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल लिगेंड, जब O छोटा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज कोबाल्ट। अच्छा, यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है +1। अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं +1 के साथ, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए, -3। +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब ये जो स्फीयर है इसमें कोबाल्ट के ऊपर चार्ज निकालने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। कोबाल्ट 6 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रो ग्रुप इज़ इक्वल टू -3। ये -3 हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हो जाएगा कोबाल्ट। नाइट्रो ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है दैट इज़ -1, मोनोडेंडेट लिगेंड है, दैट इज़ इक्वल टू -3। अच्छा, ये जो लिगेंड्स हैं इनको आपने याद करना होता है, ठीक है, कुछ में रट्टा होता है, कुछ में समझने के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप FSC के लेवल पे हैं तो आपको जो चीज़ें हैं वो कुछ समझ जानी चाहिए, कुछ रट्टा मारनी चाहिए।
6 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे -6 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -3। अब -6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 + 6, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज होगा दैट इज़ +3। अब चार्ज हमारे पास आ गया है और रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले आपने पॉजिटिव आयन लिखने हैं, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखते हैं, और उसके बाद एंड पे आपने क्या करना होता है मेटल का नाम। लेकिन मेटल के नाम के एंड पे आपने ATE लगाना होता है। जब आपके पास पॉजिटिव जो एक्सटर्नल लिगेंड होता है अगर वो अटैच्ड है काउंटर लिगेंड, तो आपने जो मेटल है उसके एंड पे ATE लगाना होता है। अब इसके लिए आपने जो नोमेनक्लेचर है वो सीखना होता है। तो याद रखें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सबसे पहले आपने नाम दिया सोडियम को, तो देखें सोडियम आ गया। उसके बाद लिगेंड कितने टाइम है, 6 टाइम। 6 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, 6 के लिए आप हेक्सा यूज़ करते हो, तो हेक्सा। और लिगेंड का नाम कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नाइट्रो। और ये कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट आपने लिख दिया, एंड पे क्या लगा दिया, ATE लगा दिए, क्योंकि स्टार्ट में या इसके बाहर जो आयन लगा हुआ है वो कौन सा है, पॉजिटिव आयन है। और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो आपने उसको रोमन के अंदर लिख के ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, दैट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स MnCl4(-2)। अब ये टेट्राक्लोरो मैंगनेट आयन है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी करेक्ट जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगनीज़ के साथ जो क्लोराइड है वो 4 टाइम्स अटैच्ड है। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दैट इज़ 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 की जो आइडियल ज्योमेट्री होती है दैट इज़ टेट्राहेड्रल। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना मीथेन की, जो सिंपल आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, मीथेन की ज्योमेट्री होती है किस तरह, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है इसके अंदर ये। तो सेम इज़ द केस विद दिस आयन कि इसमें भी क्या होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, दिस इज़ करेक्ट। नाउ दिस इज़ द ज्योमेट्री। देखें मैंगनीज़ है और इसके साथ क्या है, 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो ज्योमेट्री कौन सी बनी, टेट्राहेड्रल। इग्नोर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम और इस वाटर। अब ये आपके पास अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें से आपने बताना है कि क्रोमियम के अंदर कितने डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर स्टेट कितनी है, +3। अगर क्रोमियम के ऊपर स्टेट +3 है तो इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हुए हैं। अब इसको आप खुद कर लीजिएगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और ये होता है 4s1 और 3d5 होता है। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 + 1 6 3, पीछे रह जाएंगे 3, 6 है टोटल, 5 + 1 6, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दें तो ये कितने रह जाएंगे, 3। तो बाकी इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट दिस। ये जो आपके पास ऑक्जेलेट आयन है और प्लेटिनियम के साथ अटैच्ड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, इट इज़ अ चिलीट। बिल्कुल, इससे पहले भी हम लोगों ने किया है, चिलीटिंग एजेंट है। लिगेंड बाइडेंडेट है, बिल्कुल है। वजह कि ये जो लिगेंड अभी मैंने आपको बताया भी है, O- कार्बन सीरियल बॉन्ड O-O-। ये देखें अगर ये प्लेटिनियम को इधर आपस में पकड़ लेता है तो चिलीट बना रहा है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इसका मतलब है बाइडेंडेट भी है। इट इज़ लेस स्टेबल देन नॉर्मल कम्प्लेक्स कंपाउंड, या इट इज़ अ डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर। साइकिल की फॉर्म में तो है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेस स्टेबल देन नॉर्मल नहीं। अगर चिलीटिंग एजेंट्स हैं तो वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। इससे पहले हम लोगों ने किया भी है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, चिलीटिंग एजेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हेंस राइट ऑप्शन हमारे पास होगा, इट इज़ लेस स्टेबल देन नॉर्मल कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये मतलब यहाँ पे राइट होगा, अदरवाइज ये है इसके अबाउट नॉट ट्रू, दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन हमारे पास ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एमाइनो ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। अब यहाँ पे फिर नोमेनक्लेचर की फिर अगेन से बात आ गई है। तो यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3 और एमाइनो का मतलब होता है NH2 NH3 होल 3। उसके बाद क्या है, ट्राई नाइट्रो।
ट्राई का मतलब होता है 3, नाइट्रो का मतलब होता है NO2 ग्रुप, ये भी 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये एमाइनो है ना, तो इसकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, ये नाइट्रो है तो इसकी स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपने ए को लिखना होगा, उसके बाद आपने एन को देखना होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये ट्राई है तो ये भी ट्राई है, इसको आपने नहीं देखना। जो लीगेंड का नाम है आपने उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो है तो देखना होता है, इसलिए एमाइनो पहले और नाइट्रो जो है वो बाद में आ गया। और उसके बाद कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज, अब 3 चार्ज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका जो तरीका है वो कितने टाइम्स बता दिया है, तो आई होप सो अभी तो आप इसको करने के काबिल हो गए होंगे, ठीक हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो गया। और चलें कर देता हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे कि क्या टीचर था। कोबाल्ट NO2 होल 3 NH3 होल 3। अब देखें कोबाल्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रो ग्रुप प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एमोनिया इज इक्वल टू 0। अब याद रखें कि नाइट्रो के ऊपर चार्ज होता है -1, तो और एमोनिया जो है न्यूट्रल है, तो 0 इज इक्वल टू कोबाल्ट। अब 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ तो क्या आंसर आएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अभी -3 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 3। इसका मतलब है कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ +3, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आप देखें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्राई एमाइनो, फिर ट्राई नाइट्रो और कोबाल्ट, और चार्ज कितना है +3। क्वेश्चन नंबर 50, विच हैज़ द सेम चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसमें से फिर अगेन कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन इस तरह कर लेते हैं, पहले जो लिगेंड है उसको, पहले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको पकड़ लेते हैं K4 FeCN होल 6, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर अगर चार्ज +1 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय +1 से +4 बनेगा। यहाँ पे चार्ज कितना होता है, -4। साइनाइड लिगेंड है, ठीक है, हर के ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका मतलब है 6 चार्जेस हो जाएंगे। अगर ये 6 है तो 6 -6 और ये 4, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आयरन +6 इंटू साइनाइड लिगेंड दैट इज़ इक्वल टू -4। आयरन +6 इंटू -1, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू -4। आयरन -6 इज इक्वल टू -4, आयरन इज इक्वल टू -6 को उधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा +2। तो आयरन के ऊपर चार्ज +2 आ गया। उसके बाद सेकंड वन कौन सा है, कॉपर वाला। कॉपर को हम ऐसे कर लेते हैं, कॉपर NH3 होल 4 और ये सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये भी +2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा कि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। एनीवेज ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है कोबाल्ट, नाइट्रो ग्रुप और एमाइनो जो है वो 3 टाइम्स है। और इंटरेस्टिंगली अभी हम लोगों ने इसको कर भी लिया है, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितने हैं, +3 चार्ज है, और एज अ होल स्फीयर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसके ऊपर 0 चार्ज है। ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है, ये मेरे ख्याल से भी किया है या नहीं किया, शायद ये होगा MnCl होल 4 और -2। इसको हम ऐसे करेंगे, मैंगनीज +4 इंटू क्लोराइड लिगेंड इज इक्वल टू -2 में जो होल -2 है, मैंगनीज +4 इंटू -1, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हो जाएगा मैंगनीज -4 इज इक्वल टू -2, मैंगनीज इज इक्वल टू -2 और ये इधर आके हो जाएगा +4, तो मैंगनीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। ये +2 है, यहाँ पे -2 है, ये 0 है, यहाँ पे +3 है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे -4 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एज अ होल +2 चार्ज, कॉपर के ऊपर भी +2 चार्ज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट बहुत लेंथी लेक्चर था, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, लेकिन आई होप सो कि आपको ये जो MCQs हैं ये सारा के सारा चैप्टर आपका 100% कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।